दोस्तों, जब आपका कोई कट्टर दुश्मन जो आपका विरोधक है, सबसे बड़ा विरोधकों में से एक है, जिसने जिंदगी भर आपकी आलोचना की है, आप चाहे कुछ भी कर लो, कितना भी अच्छा काम करो, लेकिन उसने आपके बारे में कभी अच्छा नहीं बोला है। अगर ऐसा व्यक्ति 180 डिग्री का टर्न ले ले, यू टर्न ले ले और आपके तारीफों के पुल बांधने लगे, तो समझ जाइए कुछ तो गड़बड़ है। ये जो जितना दिख रहा है उतना आसान नहीं है। और वो जो बातें बोल रहा है या जो बातें वो कह रहा है, जिन बातों की वो तारीफ अभी कर रहा है, उसको आप फेस वैल्यू पे एक्सेप्ट नहीं करें, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं कि टू टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। ऐसा उसका पूरा बिहेवियर होता है। वो इंसान जो बोल रहा है, जो दिखा रहा है, जो प्रोजेक्ट कर रहा है, वो जरूरी नहीं कि सच हो। उसके पीछे उसके इंटेंशंस अलग हो सकते हैं। ऐसे सिचुएशन में हमें रीडिंग बिटवीन द लाइंस करना चाहिए, उस आदमी को समझने के लिए वो क्या कह रहा है, क्यों कह रहा है, आज अचानक उसको प्यार कहां से जाग पड़ा और कितना प्यार क्यों उमड़ रहा है। इसके बारे में शांति से बैठ के सोचना चाहिए। ये नहीं कि उसने हमारा कट्टर विरोधक रहा है आज तक, आज हमारी तारीफों के पुल बांध रहे तो उसको हम गले लगा रहे। आज मैं ये सब इसलिए कह रहा हूं, उसकी एक वजह है। अभी 2-3 दिन पहले मीडिया में एक इंटरव्यू आया, अब बहुत हिट हुआ, लोग उसके बारे में बहुत बोल रहे हैं, लोग उसको बहुत देख रहे हैं। वो इंटरव्यू है शहीला रशीद का। ANI पे वो इंटरव्यू आया, 2 घंटे का वो इंटरव्यू है। उन 2 घंटों में शहीला रशीद ने जो बातें कही, उन बातों ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया। मैंने पूरा इंटरव्यू देखा, 2 बार देखा। मैं ये सोचने लगा कि भाई, कल तक देश को गाली देने वाली, देश के खिलाफ बोलने वाली, देश विरोधी लोगों के हाथ की कठपुतली आज अचानक बदल कैसे गई? आज अचानक उसे ये क्यों लग रहा है कि आज हम हिंदुस्तान में हैं तो हम कितने खुशनसीब है कि हम दुनिया में किसी और देश में नहीं है बल्कि हिंदुस्तान में है। आज उसको ये कैसे समझ में आ गया कि कश्मीर गाजा नहीं है, जो गाजा में हो रहा है वो कश्मीर में कभी नहीं हुआ। ये मैं सोच रहा था और इसके लिए मैंने कुछ बातें मेरे दिमाग में आई, वही बातें मैं आज आपसे शेयर करने वाला हूं। नमस्कार, मैं हूं अश्विन अघोर, आप देख रहे हैं घनघोर। दोस्तों, शहला रशीद, किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है उसको, सब लोग जानते हैं शहला रशीद कौन है। JNU में पढ़ी हुई है, टुकड़े टुकड़े गैंग की पोस्टर गर्ल थी किसी जमाने में। उसका जिंदगी में एक ही मकसद था, एक ही काम वो करती थी, सुबह उठने के बाद रात को सोने तक आर्मी को गाली देना, पुलिस को गाली देना, सरकार को गालियां देना और बिल्कुल मनगढ़ंत झूठी जानकारी पे ट्वीट्स लिख देना, आर्टिकल लिख देना। और ये सब छापने के लिए न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट, उसमें ये आर्टिकल छपते थे, जहर उगलने वाले आर्टिकल लिखती थी ये। और इसके जैसे लोगों की वजह से दुनिया में देश की बदनामी होती थी, देश के खिलाफ एक नैरेटिव तैयार किया जाता था। और जहां देश का विरोध करने की बात आती थी, सरकार का विरोध करने की बात आती थी, शहला रशीद सबसे आगे। ये जो आर्टिकल लिखती थी, झूठे आर्टिकल और ट्वीट्स, वो पढ़ पढ़ के पूरे दुनिया में एक भारत के खिलाफ एक राय बन जाती थी। इसके आर्टिकल्स उसी के लिए इस्तेमाल किए जाते थे। और जहां भारत विरोधी बात आती थी, जहां सरकार विरोधी बात आती थी, भारत सरकार के खिलाफ कुछ करने की बात आती थी, तो ये छापने के लिए, कचरा छापने के लिए ये सब तो बैठे न्यूयॉर्क टाइम्स और वॉशिंगटन पोस्ट। शहला रशीद का ये था कि भाई, इसको कोई भी आके, ये कभी कश्मीर जाके वेरीफाई करने की जहमत नहीं उठाती थी। कोई ऐसा इनके दिमाग में ये भी नहीं आता था कि चलो यार, मुझे कोई बता रहा है, मैं जाके देखूं, खुद जाके देखूं क्या चल रहा है, ग्राउंड रियलिटी क्या है। कुछ नहीं, कोई आके कुछ बोल देता था, ये ट्वीट लिख देती थी, आर्टिकल लिख देती थी और वही नैरेटिव बन जाता था। दुनिया भर में सरकार के खिलाफ या देश के खिलाफ बोलने में ये कोई कसर नहीं छोड़ती थी।
और इसके टारगेट पर कौन थे? नरेंद्र मोदी, अमित शाह, आरएसएस, भारत सरकार। मतलब इनकी आलोचना करते हुए ये बिल्कुल थकती नहीं थी। अगर कोई इनके आर्टिकल पढ़े या इनके ट्वीट्स पढ़े तो ऐसे लगता था कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह दुनिया के सबसे बड़े तानाशाह है। इतना अत्याचार कर रहे हैं, इतनी लोगों को तकलीफ दे रहे हैं कि हिटलर भी शर्मा जाए। लेकिन अचानक पता नहीं क्या हो गया, पूरी दुनिया बदल गई, इधर की उधर हो गई, ऊपर नीचे हो गई, और इन्होंने मोदी जी की, अमित शाह जी की तारीफ करना शुरू कर दिया। मतलब यहां तक बोल दिया कि भाई इनके जैसे तो नेता आज तक हुए नहीं। कश्मीर का जो मसला है, कश्मीर का प्रॉब्लम जो है, इनके अलावा कोई और दूसरा कोई सॉल्व नहीं कर सकता। कश्मीर को इन्होंने एक धार्मिक नजरिए से नहीं तो एक तो राजनीतिक नजरिए से देखा। कश्मीर के प्रॉब्लम को, उसको सॉल्व करने के लिए उस दिशा में प्रयास इन्होंने किए। फायदा हो रहा है, लोगों का फायदा हो रहा है, विकास हो रहा है कश्मीर में। सारी योजनाएं जो है केंद्र सरकार की, उससे लोगों का फायदा हो रहा है, लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है। इन्होंने देश का नाम रोशन किया है। अब इनके रहते देश अब दुनिया में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है। अरे यार, ये मुझे समझ में नहीं आया कि सहेला रशीदी बोल रही है या कोई और बोल रहा है। मतलब सहेला रशीद से ये कोई उम्मीद कर ही नहीं सकता था। जो 2 घंटे के इंटरव्यू में उन्होंने कहा है वो तो अनबिलीवेबल है, उस पर भरोसा करना बड़ा मुश्किल है। और आज उनको इस बात का एहसास हो गया है कि उसने जो किया आज तक वो गलत था। उसके लिए बार बार माफी भी मांगी है कि भाई मैंने आधी अधूरी जानकारी पे मैंने ट्वीट कर दिए, आधी अधूरी जानकारी पे मैंने आर्टिकल्स लिख दिए, और मैं उस इको चेंबर में थी जो एक भारत सरकार के खिलाफ काम करता था। मेरे आंखों पे पट्टी बंध गई थी, मैंने देखा नहीं। जो भी मुझे आके कोई बोल देता मैं उसमें लिख देती, मैं जाके खुद उसको वेरीफाई नहीं करती थी। मैंने जो भी आरोप लगाए वो सारे झूठे थे, आधी अधूरी जानकारी पे थे। इतने सालों तक मैं देश विरोधी या सरकार विरोधी नैरेटिव चलाती रही। मेरी वजह से लोगों ने अपने ओपिनियंस बनाए। विदेशी ताकतों के हाथों में नाचती, उनके इशारों पर मैं नाचती थी, जैसा वो बोलते थे मैं वैसा करती थी। इतने सालों तक भारत विरोधी इकोसिस्टम का या इको चेंबर का हिस्सा रहने के बाद आज अचानक सहेला रशीद ने यू टर्न ले लिया है। क्योंकि इसमें मुझे ऐसा लगता है कि जो परिस्थितियां पिछले कुछ सालों में बनी है देश में, जम्मू कश्मीर में, उसकी वजह से इन लोगों के असली चेहरे सामने आने लग गए थे। और इनका जो भी नैरेटिव सेट करने का काम चल रहा था, इनका जो भी कथित मूवमेंट था लोगों के लिए या लोगों के भले के लिए, उसकी पोल खुलना शुरू हो गया था। और जो इसके साथ थे किसी जमाने में, जो देश के टुकड़े टुकड़े करने की बात कर रहे थे, वो भी सब अपनी पूरी फिलॉसफी छोड़ के, अपनी आइडियोलॉजी छोड़ के किसी दूसरे पार्टी में चले गए। कन्हैया कुमार कम्युनिस्ट पार्टी छोड़ के कांग्रेस में चले गए। हार्दिक पटेल और उनके साथ में जो थे अल्पेश ठाकोर वगैरह, वो सब भी कांग्रेस में चले गए। सब लोगों ने पाला बदल लिया, सबने अपना अपना फायदा देखा। कल मतलब सबने शायद यही सोचा होगा कि भाई कब तक विदेशियों के हाथ की कठपुतली बने रहेंगे, कब तक हम उनके इशारों पे नाचते रहेंगे। अब सहेला रशीद ने भी लगता है ये प्रैक्टिकल डिसीजन ले लिया है। बीच में उन्होंने शाह फजल के साथ मिलके राजनीति करने की भी कोशिश की कुछ दिनों पहले। जब शाह फजल को पता चला, शाह फजल तो जानते होंगे आप, एक आईएएस ऑफिसर थे जम्मू कश्मीर के, इस्तीफा देकर वो चले गए, खुद की पॉलिटिकल पार्टी बनाई। सरकार की नीतियां उन्हें मंजूर नहीं थी, सरकार जो कर रहा है उसके खिलाफ थे, वो चले गए। लेकिन वहां जाके उनको रियलिटी पता चली, असलियत पता चली, वापस आ गए। पार्टी बंद हो गई उनकी, वापस नौकरी में आ गए। सहेला रशीद भी मुझे अब ऐसा लग रहा है कि उसी रास्ते पे वापस आ रही है। मतलब आप जो कर रहे हो, जब तक आप उसका फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस नहीं लेते, उसका अनुभव नहीं करते, तब तक आप कोई ओपिनियन बनाए तो वो बहुत गलत होता है।
सहेला रशीद के साथ भी यही हुआ। दुनिया भर में आर्टिकल लिख के वो ये बोल रही थी कि कश्मीर में मुसलमानों पे अत्याचार हो रहा है, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, सेकंड क्लास सिटीजन की तरह रखा जाता है। लेकिन जब उन्होंने पूरे सिस्टम का एक्सपीरियंस लिया, जैसे फॉर एग्जांपल डोमिसाइल सर्टिफिकेट उनको बड़ी आसानी से मिल गया, उसमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं हुआ। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में उन्होंने अपीयर किया, उसमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं हुआ। उनकी नौकरी लगने वाली है, उनके सिलेक्शन हो गया है जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट सर्विस में, असिस्टेंट प्रोफेसर बनने वाली है कुछ दिनों में, तब उनको डिस्क्रिमिनेशन नहीं हुआ। नौकरी के लिए उन्होंने जब इंटरव्यू दिया, उसमें किसी ने उनको ये सवाल नहीं पूछा कि भाई आप तो ऐसा ऐसा करती थी, अब ये कैसे हो गया। नहीं, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं। आपने एग्जाम में टॉप किया है, अच्छे नंबर लाए हैं, आप नौकरी के लिए एलिजिबल है, आप इंटरव्यू क्लियर करो, आपको नौकरी मिल जाएगी, आप चाहे कोई भी हो। ये सब बातें आज सहेला रशीद एक्सपीरियंस कर रही है और लोगों को बता रही है। उन्होंने उस इंटरव्यू में डिजिटल इंडिया की तारीफ की, जन औषधि केंद्रों की तारीफ की, मतलब जेनरिक दवाइयाँ जहाँ मिलती है, सरकार के सारे योजनाओं की तारीफ की, उसकी वजह से लोगों का क्या फायदा हो रहा है, ये सब उन्होंने जब खुद देखा तब उनको एहसास हुआ कि हमें जो जानकारी मिल रही थी, जो हमारे तक पहुंच रही थी, वो गलत जानकारी थी और उसके भरोसे पे, उसके आधार पे आर्टिकल लिखना या ट्वीट करना बहुत गलत था। अब सवाल ये है कि सहेला रशीद का मन रातों रात कैसे बदल गया। आज वो मोदी जी की, अमित शाह जी की इतनी तारीफ क्यों कर रही है। आज उनको इस बात का अच्छा लग रहा है कि भाई अमित शाह बोल रहे हैं कि जितना मैं भारत का नागरिक हूं, उतना आप भी नागरिक है। कश्मीर के लोग जो है वो भी भारत के उतने ही नागरिक है जितना मैं हूं। अब ये तो कोई पहली बार नहीं हो रहा है ना। भाजपा के नेता या सरकार ये पहली बार तो नहीं बोल रही है। कई सालों से इसी तरह की राजनीति हो रही है, विकास की राजनीति हो रही है। जितनी भी योजनाएं आती है वो उसमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता। कोई भी सरकारी योजना में आपको धर्म के आधार पे या जाति के आधार पे आपके साथ कोई अन्याय नहीं होता। आप मुसलमान हो, आपको इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा, ऐसा तो कोई कहता नहीं है। सरकारी योजनाएं जो आती है और जो इम्प्लीमेंटेशन होता है सबके साथ बराबर होता है। यही तो नरेंद्र मोदी और अमित शाह और भाजपा की राजनीति रही है। उसमें तो कुछ बदलाव आया नहीं है पिछले 9-10 सालों में। फिर आज ही ऐसा क्या हो गया जो सहेला रशीद को ये सब लगने लगा कि यार ये मतलब कुछ नई चीज उन्हें पता चली हो। ऐसा उन्हें क्यों लग रहा है? मुझे ऐसा लगता है कि सहेला रशीद जो भी आज बोल रही है उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। उसका एक महत्व है जो हमें समझना पड़ेगा। यदि कोई कट्टर विरोधक आपका उतना ही कट्टर समर्थक बन जाए तो इसके बारे में भी सोचना पड़ता है। और इसीलिए सहेला रशीद का ये जो यू टर्न है वो जितना दिखता है उतना सिंपल है नहीं। और जिस तरह से भाजपा के नेता या भाजपा के कुछ लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, उन्हें भी ये सोचना चाहिए कि कहीं बहुत जल्दी तो नहीं हो रही है। थोड़ा रुक के आगे क्या होता है ये देख के फिर रिएक्ट करें। क्योंकि ऐसा है, जब इस तरह की बातें होती है, जब आप जिंदगी भर गलत नैरेटिव के साथ चलते हो और अचानक आप उसको छोड़ के यू टर्न लेते हो और दूसरे साइड में चले जाते हो, तो उसके पीछे कोई ना कोई वजह ज़रूर होती है। आज नहीं तो कल वो सामने आएगी। इसमें भी कई सारी वजह है जो अभी मैं चर्चा नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जम्मू कश्मीर में रहने वाले कई बड़े पत्रकार हैं उनसे बात करूँ, उनका इंटरव्यू करूँ, उनको ज़्यादा इस बारे में जानकारी होगी। तो उनसे जब मैं बात करूँगा, उनका इंटरव्यू करूँगा, तो इसमें और भी जानकारी सामने आएगी जो इस पूरे मसले को समझने में हम लोगों की मदद करेगी। लेकिन
फिलहाल इतना मैं ज़रूर कह सकता हूँ कि जो कई सारे लेफ्ट लिबरल पत्रकार आज भारत में हैं, उनमें आरफा खानम शेरवानी है, बरखा दत्त है, राजदीप सरदेसाई है, अजीत अंजुम है, जो सहेला रशीद के आर्टिकल पढ़ पढ़ के, ट्विटर पढ़ पढ़ के अपनी दुकान चलाते थे, उनको एक बात समझ में आ गई होगी कि जिस तरह सहेला रशीद का मन बदल गया है, उससे कितना बदलाव ग्राउंड लेवल पे आ रहा है। जो नैरेटिव आप मीडिया में अपने चैनल्स के थ्रू या अपने अखबारों के थ्रू सेट करते हैं, वो कितना खोखला है। कॉमन मैन जो है, जो एक आम आदमी है भारत का, वो आपके साथ नहीं है, ये उनको समझ में आ गया होगा। और जो हमेशा ये विक्टिम कार्ड खेलती रहती है आरफा खानम शेरवानी, मुस्लिम है, मुस्लिम हूँ इसलिए ये होता है, मुस्लिमों के साथ ये होता है, मुसलमानों को चैन से रहने नहीं दिया जाता, अगर फलाना आदमी मुसलमान होता और वो ये करता तो देखो क्या हो जाता, ये सब उन्होंने बंद कर देना चाहिए। उन लोगों के लिए मेरे हिसाब से ये एक बहुत बड़ा शॉक होगा कि उन्हीं के नैरेटिव की पोस्टर गर्ल कंप्लीटली बदल गई है। जिसके भरोसे पर टुकड़े टुकड़े गैंग को सिर पे लेके नाच रहे थे ये लोग आज तक, वही पलट गई है। आप कोई भी आंदोलन उठा के देख लीजिए, इन लोगों ने यही नैरेटिव सेट किया है कि ये मुसलमान है इसलिए इसको मार दिया, या इसको इसलिए इसको जेल में उठा के डाल दिया। सहेला रशीद भी कुछ सालों तक यही कहती थी कि कश्मीर के बच्चे गन उठाते, उनका एनकाउंटर कर देते क्योंकि वो ट्रेंड नहीं होते। लेकिन आज उसकी भाषा पूरी बदल गई है, उसकी सोच पूरी बदल गई है। और ये बातें सिर्फ पत्रकार ही नहीं, राजनेता और खुद को समाज सेवक कहने वाले लिबरल लोग, उन्हें भी समझनी चाहिए, क्योंकि इसके बाद ये पूरा नैरेटिव सेट करने का जो इन लोगों का धंधा चला रखा है, वो या तो बंद पड़ने वाला है या लोग इसको बंद कर देने वाले हैं। आज सिचुएशन ये है कि सहेला रशीद ने जो सच्चाई बताई है उस इंटरव्यू में, उसके बाद इन लोगों के सामने एक सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा हो गया होगा कि भाई अब हम जाए तो कहाँ जाए। जब शाह फजल ने इस्तीफा देके खुद की पार्टी बनाई थी, सरकार की आलोचना की थी, तब उसको सर पे लेके नाच रहे थे। वो आज उनको रियलाइजेशन हो गया, वो वापस नौकरी में आ गए। अब सहेला रशीद भी सब कुछ छोड़ के अपना करियर करने में जुट गई है, नौकरी करेगी, सब कुछ मतलब एग्जाम्स देना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रही है। ये सब लोग सच्चाई जानने के बाद अपनी अपनी जिंदगी सही तरीके से और शांतिपूर्ण तरीके से जीने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये बाकी लोग जो है, ये अभी तक वहीं अटके पड़े हैं। इनकी हालत आज ऐसी हो गई है कि वो मुन्ना भाई MBBS फिल्म थी ना, उसमें जो मुन्ना भाई की हालत होती है जब वो चिंकी से मिलने जाता है, तब अचानक उसको उसके दिमाग में जो इमेज होती है चिंकी की, वो जो सामने आती है उससे बिल्कुल अलग होती है। तब वो जो बोलता है, तू बहुत बदल गई रे चिंकी। अब ये लोग बोल रहे होंगे, तू बहुत बदल गई रे शैला। दोस्तों फिलहाल यहीं रुकता हूँ। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और घनघोर चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।